हेलो एवरीवन, क्या हाल है। तो आज है अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर का पहला लेक्चर, जो कि अपना खिलाड़ी बैच का पहला लेक्चर रहने वाला है। और ये आपको यूट्यूब के अंदर भी फ्री में देने वाला हूं, ताकि आपको एहसास हो कि भाई असली खेल कहाँ चल रहा है। क्योंकि इतने आसानी से मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही स्टूडेंट रह चुका हूं और मैंने भी देखे हुए हैं भाई कि इतने आसानी से कोई आपको नहीं पढ़ाने वाला हूं। जितने बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल एक बिलो एवरेज की बात करूं तो उस लेवल पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, और इतने लेवल पे आपको लेके जाऊंगा जितना आपको अच्छी अच्छी बड़ी कोचिंगों में ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है वो सारे क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। और एनसीईआरटी कोई नहीं पढ़ाता। एनसीईआरटी अगर कोई पढ़ा भी रहा है तो ऐसी लाइन करा देता है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पहली बात तो कोई एनसीईआरटी पढ़ाता नहीं है, परंतु यहाँ पर आपको एनसीईआरटी भी पढ़ाई जाएगी, वर्ड टू वर्ड, पैराग्राफ टू पैराग्राफ, पूरा बिल्कुल देसी लैंग्वेज में पूरा खेल आपको समझाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बहुत कम अमाउंट में। यस सर। तो आपको अगर ये चैप्टर जो आज इसका पहला लेक्चर है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, इसको आप देखना। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप इस बैच को जरूर परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं और देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का पहला लेक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं, कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं, ताकि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो खेल। आप में से दो चार ऐसे होंगे जिनको ये बातें भी नहीं पता होंगी, तो वहां से खेल स्टार्ट करते हुए हम आगे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, फिर चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। यस सर। ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, कोई भी डाउट ना रहे। आज से पहले फिजिकल केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, ना ही मुझे समझ आई, परंतु अब आएगी। तो जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये पीरियोडिक टेबल चिपका दी। यस सर। ये पीरियोडिक टेबल है क्या? यस सर। तो यहां पर ना कम से कम फिलहाल फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एटॉमिक नंबर 1 से एटॉमिक नंबर 30 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपने को पता होने चाहिए। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 1 ये रहा, एटॉमिक नंबर 30 ये रहा सर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 30 तक के एलिमेंट्स मुझे पता होने चाहिए। ठीक है, तो देख, हाइड्रोजन, हीलियम, यस सर, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, यस सर, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, यस सर, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो कम से कम यहां तक तुझे पता होना चाहिए। तो ये एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 30 तक के एलिमेंट है। यस सर। ठीक है, अब ये तो इनका एटॉमिक नंबर तुझे पता है, इनका मास नंबर भी तुझे पता होना चाहिए। यस सर। तो एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 30 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका मास नंबर भी मुझे पता होना चाहिए। यस सर। अगर मैं बात करूं, ये जो x मैंने लिखा हुआ है, मान के चल ले कि ये जो x है ये कोई एलिमेंट है। यस सर। तो नीचे मैं लिखता हूं सर एटॉमिक नंबर, ऊपर मैं लिखता हूं सर मास नंबर। नीचे एटॉमिक नंबर, ऊपर मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर को मैं Z से डिनोट करता हूं। यस सर। और मास नंबर को मैं कैपिटल A से डिनोट करता हूं। यस सर। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब मुझे क्या करना है, एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 30 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका मास नंबर मुझे पता होना चाहिए, क्योंकि ये पूरी केमिस्ट्री में यूज आने वाला है, खासकर एटॉमिक स्ट्रक्चर में। यस सर। तो ध्यान से देख, ये लिख दिया मैंने हेडिंग 1 से 30 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स का मास नंबर। ठीक है, तो यहां पर अपन कैसे ध्यान रखेंगे, ध्यान से देख। तो यहां पर अपन दो लेवल पे करेंगे। पहले एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 20 तक के एलिमेंट्स। यस सर। फिर लेंगे अपन एटॉमिक नंबर 21 से एटॉमिक नंबर 30 तक के एलिमेंट्स। यस सर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 20 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनका मास नंबर कैसे ध्यान रखें। तो ध्यान से देख यार, ये लिख दिया मैंने, फॉर एलिमेंट्स हैविंग Z इक्वल टू 1 टू Z इक्वल टू 20। Z मतलब एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 20 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनका मास नंबर कैसे ध्यान रखेंगे वो अपन सीख रहे हैं। यस सर। तो ध्यान से देख यार, अगर तेरा एटॉमिक नंबर इवन नंबर है ना, इवन नंबर मतलब जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये अपने इवन नंबर होते हैं। यस सर। और ऑड नंबर मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये सब अपने ऑड नंबर होते हैं। यस सर। तो ध्यान से देख, अगर जो एटॉमिक नंबर है वो इवन नंबर है तो मास नंबर में क्या करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, डबल कर दूंगा। यानी जो एटॉमिक नंबर होगा उसका डबल तेरा मास नंबर आ जाएगा। ये कब लागू करना है, जब एटॉमिक नंबर इवन नंबर होगा। जैसे अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास हीलियम है। यस सर। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसका मास नंबर कितना हो गया सर, 4 हो गया। सिंपल सी बात है, 2 को मैंने डबल कर दिया क्योंकि 2 अपना इवन नंबर था। तो अगर एटॉमिक नंबर इवन नंबर होगा तो मास नंबर कैसे निकालूंगा, कुछ नहीं करूंगा, डबल कर दूंगा। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे ये अपना ऑक्सीजन का एटम है। यस सर। इसका एटॉमिक नंबर मुझे पता है सर 8 है, तो इसका मास नंबर कितना होगा सर,
16 होगा। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। तो बात आ गई समझ में कि अगर एटॉमिक नंबर इवन होगा तो कैसे निकालेंगे मास नंबर। यस सर। तो अब अपन सीखते हैं कि अगर एटॉमिक नंबर ऑड नंबर होगा तो मास नंबर कैसे निकालेंगे। तो ध्यान रखना, अगर एटॉमिक नंबर ऑड नंबर है तो मास नंबर निकालने के लिए तुझे डबल करना है और एक और उसमें ऐड कर देना है। तो वही बात मैंने यहां पर लिख दी, मास नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर का डबल कर दे प्लस 1 कर दे। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस कुछ नहीं। ठीक है, तो यहां पर मैंने जैसे एक एग्जांपल ले लिया लिथियम। ठीक है, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? 3 होता है। यस सर। तो इसका अगर मुझे मास नंबर निकालना है, 3 तो अपना ऑड नंबर है। यस सर। तो मास नंबर कैसे निकालूंगा? इसको डबल करूंगा और एक और ऐड कर दूंगा। तो 3 का डबल 6 और 6 में एक और ऐड कर दे 7 आ गया सर। तो 7 इसका क्या होगा सर? मास नंबर होगा। तो इस तरीके से मैं मास नंबर ध्यान रखने वाला हूं एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 20 तक के एलिमेंट्स का। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। ठीक है सर। अब यहां पर कुछ एक्सेप्शंस आपको पता होने चाहिए, इनमें से मैक्सिमम आपको ऑलरेडी पता ही होंगे, सारे ही पता होंगे यार। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, मतलब मास नंबर कितना होता है? 1 होता है। बेरिलियम का कितना होता है? 9 होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 होता है। क्लोरीन का होता है सर 35.5 और आर्गन का होता है सर 40। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इतनी बात तो समझ में आ गई कि एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 20 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनका मास नंबर हम कैसे निकालेंगे। यस सर। अब बात आई सर एटॉमिक नंबर 21 से एटॉमिक नंबर 30 तक के जो एलिमेंट्स हैं इनको बोलते हैं अपन 3D सीरीज के एलिमेंट, इनका मास नंबर अपन कैसे निकालेंगे। तो यहां पर मैंने सारे लिख दिए, एटॉमिक नंबर 21 से एटॉमिक नंबर 30 तक के एलिमेंट्स यानी 3D सीरीज के एलिमेंट, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। एटॉमिक नंबर इनका यहाँ पर सामने लिखा हुआ है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। यस सर। तो एटॉमिक नंबर तो मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं है। बात यहाँ पर चल रही है मास नंबर निकालने की। यस सर। तो मास नंबर मैं कैसे निकालूंगा, ध्यान से देख। यहाँ पर मुझे एक फोन नंबर ध्यान रखना है, सिंपल सा फोन नंबर है, आसानी से ध्यान रख सकता हूँ। 34। यस सर। मतलब 34। यस सर। फिर 545453, सिंपल सा यार 34। ठीक है, 545453। यस सर। फिर बोलना है 5.5 और लास्ट में 5। सिंपल सा फोन नंबर है यार। कितना सर? 34। ठीक है, फिर 545453। यस सर। फिर 5.5 और फिर लास्ट में 5। ठीक है, अब ध्यान से देख, इसका मतलब क्या है, ध्यान से देख। जैसे मेरे पास स्कैंडियम है सर, इसका एटॉमिक नंबर 21 है, तो इसका मैं मास नंबर कैसे निकालूंगा? ये जो मैंने कैपिटल ए लिखा हुआ है इसका मतलब होता है मास नंबर। तो मास नंबर मैं कैसे निकालूंगा? जो एटॉमिक नंबर था उसका डबल कर दे। डबल तो तुझे हर जगह पे करना है, हर जगह पे डबल करना है। यस सर। तो एटॉमिक नंबर का डबल कर दे। ठीक है, प्लस कितना कर दूं सर? सबसे पहले ये वाला आ रहा है ना, तो सबसे पहले मैंने ये लिख दिया, प्लस 3 कर दिया यहाँ पर। तो कितना हो गया सर? अगर 21 है एटॉमिक नंबर तो डबल करूंगा तो 42 हो जाएगा। यस सर। और 3 और ऐड कर दूं क्या इसमें, तो 45 इसका मास नंबर होगा क्या? यस सर। सिंपल सी बात है। अगर मैं बात करूं टाइटेनियम की, एटॉमिक नंबर 22। ठीक है, तो इसका डबल करूंगा अगर तो 44 हो जाएगा। यस सर। कितना ऐड कर दूं 44 में सर? 4 ऐड कर दो। यस सर। तो कितना हो गया? 48 हो गया, ये इसका मास नंबर। ठीक है, सिमिलरली तुम इन सब का मास नंबर निकाल सकते हो। यस सर। जैसे मुझे कॉपर का निकालना है तो इसका एटॉमिक नंबर 29 है। ठीक है, तो 29 को डबल करूंगा तो कितना आएगा सर? 58 आएगा क्या? यस सर। तो 58 हो जाएगा, प्लस इसमें कितना ऐड करूं, ये देख 5.5, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 5.5 ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा तेरा? 63.5 हो जाएगा। तो ये इसका मास नंबर कॉपर का। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर मैं जिंक की बात करूं तो एटॉमिक नंबर 30 है, तो मैंने जब इसको डबल किया तो ये 60 हो गया। कितना ऐड करूं सर? सर 5 ऐड कर दो। यस सर। तो ये हो गया तेरा 65। तो इस तरीके से 3D सीरीज के जो एलिमेंट है यानी एटॉमिक नंबर 21 से एटॉमिक नंबर 30 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनका मास नंबर भी मुझे ध्यान है, और ये मेरे को पूरी केमिस्ट्री में यूज आने वाला है। ठीक है, आपको ये ऑलरेडी पता होगा, परंतु आप में से जो 2-4 खिलाड़ी ऐसे बैठे हुए जिनको ये बात भी नहीं पता थी, उनके लिए मैंने ये बात भी बता दी ताकि एक बिल्कुल जीरो लेवल से आपको पूरा खेल समझ में आ जाए, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन आपको पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर नहीं आए। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 1। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर। तो ये अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 1 रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सर एटम होता क्या है। एटम होता क्या है, तो आज की बात ध्यान रखना, ये लिखा मैंने एटम, ATOM। तो एटम में जो ए लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है नॉट, और जो टॉम लिखा हुआ है इसका मतलब होता है डिविजिबल।
यानी जो एटम होता है ना वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, वो नॉन डिविजिबल है। यानी आज के बाद कोई तुमसे पूछे कि मैटर की सबसे छोटी यूनिट बता दे, मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट बता दे, तो बोल देना एटम है। यस सर, एटम फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। यहाँ पर ये मैंने एटम का स्ट्रक्चर बना दिया। यस सर, इसके बीच में प्रेजेंट होता है सर न्यूक्लियस। ये जो ब्लू कलर का सर्कल आपको दिख रहा है ये न्यूक्लियस है, और जो रेड कलर के सर्कल दिख रहे हैं वो अपने ऑर्बिट्स हैं। ऑर्बिट्स में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये देख रेड कलर के सर्कल ऑर्बिट्स, उनमें प्रेजेंट है सर इलेक्ट्रॉन। यस सर, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दिख गए सर, ठीक है। और अंदर प्रेजेंट है सर न्यूक्लियस, ठीक है। ये लिख दिया मैंने न्यूक्लियस, ठीक है। और जो न्यूक्लियस होता है ना वहां पर प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आज के बाद न्यूक्लियस में प्रेजेंट है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिवली चार्ज, यस सर, और एन से न्यूट्रॉन, एन से न्यूट्रल यानी अनचार्ज, यानी यहां पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। यानी सर जो न्यूक्लियस है वो एटम में अंदर प्रेजेंट है क्या? यस सर। तो न्यूक्लियस में सर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट है क्या? यस सर। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है क्या? यस सर। न्यूट्रॉन सर अनचार्ज होता है क्या? यस सर, यानी न्यूट्रल होता है, ठीक है सर। तो कॉमन सेंस की बात है, जो न्यूक्लियस है उसका चार्ज क्या होगा सर? पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि वहां तो सिर्फ चार्ज पार्टिकल कौन से हैं सर? प्रोटॉन है। प्रोटॉन का जो चार्ज होगा वही न्यूक्लियस का चार्ज हो जाएगा क्या? यस सर, क्योंकि न्यूट्रॉन तो अपने न्यूट्रल है। यस सर, सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सर अगले टॉपिक की, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो मैंने बात करी कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, ये होते हैं अपने सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो सबसे पहला सब एटॉमिक पार्टिकल अपन लेते हैं सर इलेक्ट्रॉन। यस सर, तो इलेक्ट्रॉन का अपने को मास पता होना चाहिए। यस सर, किसने डिस्कवरी करी वो पता होना चाहिए। यस सर, और चार्ज पता होना चाहिए। यस सर, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सर मास की। तो कोई तुमसे पूछे सर इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो ये अपने को ध्यान रखनी है, ये वैल्यूज अपने को पता होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन का मास अपने को पता होना चाहिए 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ये लिख दिया मैंने 9.1 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है। और ग्राम में अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है तो एक बात तो मुझे पता है 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। ये लिख दिया मैंने 1 kg में सर 1000 ग्राम यानी 10³ ग्राम होते हैं। यस सर, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दे 10³ से, तो तेरा आ जाएगा सर 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। सिंपल सी बात है। तो मुझे बात पता लग गई कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उनका मास होता है सर 9.1 इंटू 10⁻31 kg, या बोल दूं 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, और ये मैं उम्मीद करता हूं आपको ऑलरेडी पता होगी, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं चार्ज की। तो ये तो बच्चे बच्चे को पता है सर, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। यस सर, तो यहाँ पर मैंने नेगेटिव लगा दिया, ठीक है, लगा दिया सर आपने। और मैग्नीट्यूड कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। चार्ज की यूनिट सर कूलम्ब, ठीक है। अब बात करते हैं सर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थॉमसन। एक साइंटिस्ट था थॉमसन, उसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी। इसके बारे में पूरा खेल आगे देखेंगे, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, कोई दिक्कत अपने को नहीं आने वाली। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन बहुत लोग पढ़ा देते हैं पर समझ किसी को नहीं आती। बिल्कुल जीरो लेवल से खेल स्टार्ट करेंगे, एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन पूरा अपन कवर करने वाले हैं, और इतने सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर करेंगे जितना कोई नहीं कराता। हर चैप्टर में 200 से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही साथ नीट के पिछले 37 साल की पीवाईक्यू भी लगाएंगे। मतलब पूरा फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आपने ये देख लिया ना, तो फिजिकल केमिस्ट्री में कहीं पर भी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। और मैं ये बात जो कर रहा हूँ ये उसके रेफरेंस से कर रहा हूँ जिसको आज से पहले फिजिकल केमिस्ट्री का पी भी नहीं आता था। यस सर, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन की बात समझ में आ गई, इलेक्ट्रॉन का मास पता है। यस सर, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है। यस सर, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी वो पता है। यस सर, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं सर, प्रोटॉन की बात करते हैं, प्रोटॉन की कहानी देखते हैं। तो सबसे पहले वही बात, प्रोटॉन का मास बता दो। तो प्रोटॉन का मास अपने को पता होना चाहिए, कितना होता है सर 1.6 इंटू 10⁻27 kg। ये लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर वही बात, केजी को अगर मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा 10³ से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम हो गया। यस सर, और ये जो वैल्यू दिख रही है ना आपको, इसको बोलते हैं अपन 1 AMU, यानी जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मास कितना होता है सर 1 AMU के बराबर होता है क्या? यस सर, तो आज के बाद प्रोटॉन का मास होता है 1 AMU के बराबर, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, चार्ज की बात करते हैं। अभी मैंने आपको बात बताई थी सर, जो न्यूक्लियस होता है वो एटम के अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन सर पॉजिटिवली चार्ज। यस सर, तो यहाँ पर मैंने पॉजिटिव लगा दिया, ठीक है। और जो मैग्नीट्यूड होता है वो इतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन में था, ठीक है सर। तो -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम था।
यस सर, तो यहाँ कितना हो जाएगा प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। कूलम्ब अपनी चार्ज की यूनिट है, ठीक है सर। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सर जो प्रोटॉन है उसकी डिस्कवरी किसने करी? तो साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखना, गोल्डस्टीन। क्या? गोल्डस्टीन, ठीक है सर। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सर अगले सब एटॉमिक पार्टिकल की, न्यूट्रॉन की। एक बात मुझे पता है सर, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है क्या? यस सर। सर न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है क्या? यस सर। यानी यहां पर चार्ज कितना होगा? 0 होगा। तो ये बात तो समझ में आ गई, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं मास की। तो एक बात ध्यान रखना, जितना प्रोटॉन का मास होता है ना, लगभग उतना ही न्यूट्रॉन का मास भी होता है। तो प्रोटॉन का मास कितना था? 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg था क्या? यस सर। तो न्यूट्रॉन का मास भी उतना ही लिख दूं क्या? यस सर लिख दो। तो ग्राम में भी उतना ही लिख दूं क्या? यस सर। एएमयू में भी उतना ही लिख दूं क्या? यस सर। तो सिंपल सी बात ध्यान रखना, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है। मैं लगभग बोल रहा हूं, बिल्कुल सेम नहीं होता, लगभग सेम होता है। तो सर ये भी बता दो कि थोड़ा सा ज्यादा ही सही, परंतु थोड़ा सा ज्यादा किसका होता है? तो ध्यान रखना, न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा होता है। तो वही सीक्वेंस मैंने यहां पर लगा दी, सबसे ज्यादा मास सर न्यूट्रॉन का, फिर सर प्रोटॉन का, और सबसे कम सर इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन को ध्यान से देख यार, यहां पर देख प्रोटॉन की जब बात कर रहा हूं तो -27 है पावर में, यहां पर देख -31, यानी बहुत कम यार, बहुत कम। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है उसके रिस्पेक्ट में ना, उससे अगर कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है भाई, नेग्लिजिबल है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है, ठीक है सर। तो इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है, ठीक है सर। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ रही है। तो ये बिल्कुल सब एटॉमिक पार्टिकल्स की कहानी चल रही थी, जिसमें हमने मास की बात करी, चार्ज की बात करी और डिस्कवरी की बात करी कि कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल को किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। यस सर। और अगर आपको इनको ध्यान रखना है तो यहां पर एक चीज आप रख सकते हो ध्यान, ईंट पग नाचे। ईंट पग नाचे, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, ट मतलब थॉमसन, पग मतलब प मतलब प्रोटॉन, ग मतलब गोल्डस्टीन, ना मतलब न्यूट्रॉन, चे मतलब चैडविक। तो इस तरीके से आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने करी उनको ध्यान रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप कोशिश ये करना ना, जिस सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जिस फ्लो के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उसी फ्रीक्वेंसी को मैच करते हुए आपको यहीं पर अपना पूरा ये लेक्चर तैयार करना है। आपके पास ऐसा लगना चाहिए आपको कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि वापस से आप इसको रिवाइज करो। आपको बस इतना पता होना चाहिए, जिस टाइम पे ये लेक्चर कंप्लीट होगा आपको बस दिमाग में पता होना चाहिए कि मेरा भी तैयार हो गया सर, अब मुझे वापस से इसको करने की भी जरूरत नहीं है। अब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करूंगा ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करूंगा इस लेक्चर से रिलेटेड, तो वो सारे मेरे सही होने वाले हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं सर बेसिक्स की। तो यहां पर मैंने लिख दिया सर बेसिक्स, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यार, मैंने आपको बताया था कि कोई भी एलिमेंट है उसको मैं एक्स से लिखता हूं, यस सर। नीचे मैंने लिखा सर एटॉमिक नंबर, ऊपर मैंने लिखा सर मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर को अपन जेड से डिनोट करते हैं, मास नंबर को अपन ए से डिनोट करते हैं, यस सर। तो ये एक एलिमेंट है, नीचे सर एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर सर मास नंबर होता है, सिंपल सी बात, यस सर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यार, अब हम निकालना सीखेंगे कि प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये निकालना सीखते हैं अपन, ध्यान से देख। तो प्रोटॉन निकालना तो बिल्कुल आसान है, प्रोटॉन निकालना तो बिल्कुल आसान है। जितना एटॉमिक नंबर होगा ना, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, यानी जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन, क्या? यस सर, ठीक है। तो प्रोटॉन में तो कोई दिक्कत ही नहीं आई, ठीक है सर। जैसे मैं बात करूं इसकी, ऑक्सीजन का एटम है, यस सर, एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16, ठीक है सर। तो कोई तुमसे पूछे कि ऑक्सीजन का एटम है, इसमें बता दो प्रोटॉन कितने प्रेजेंट हैं, तो मेरे को एक बात पता है सर, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही वहां पर प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। सर एटॉमिक नंबर तो 8 है, तो प्रोटॉन भी कितने प्रेजेंट होंगे सर? 8 प्रेजेंट होंगे, सिंपल सी बात है, कोई भी रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, आसानी से अपन समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई तुझसे पूछे ये वाटर का मॉलिक्यूल है, यस सर, इसमें प्रोटॉन्स बता दे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बता दे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उसको बोलूंगा रुक जाओ सर, सबसे पहले मैंने क्या किया, हर एटम को अलग अलग करके लिखा। 2 हाइड्रोजन के एटम है, ये अलग लिख दिया मैंने। 1 ऑक्सीजन का एटम है, यस सर, लिख दिया, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, मास नंबर भी 1 होता है, तो ये लिख दिया मैंने। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16। सर प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट कर ले, यस सर। तो यहाँ पर प्रोटॉन कितने प्रेजेंट है सर? 10 प्रोटॉन प्रेजेंट है। 8 + 1 9 और 9 + 1 10, सिंपल सी बात है। तो आज के बाद मुझे एक बात पता लग गई, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही वहां पर प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, यस सर। तो प्रोटॉन निकालने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रोटॉन निकालने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं सर इलेक्ट्रॉन्स की। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे अपन, तो ध्यान रखें, अगर न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम है या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना, तो सिंपल सी वही बात है, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर न्यूट्रल एटम है, तब की बात कर रहा हूं, अगर न्यूट्रल एटम है या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना, तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बात है, कोई भी रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। ध्यान से देख, यहां पर सर प्रोटॉन 8 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे सर, 8 होंगे। यहां पर प्रोटॉन 6 थे तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे सर, 6 होंगे। यहां पर ध्यान से देख, ये अपना मॉलिक्यूल है, तो एक मैंने कार्बन का एटम लिख दिया, यस सर, और दो मैंने ऑक्सीजन के एटम लिख दिए, यस सर। 6 12 8 16 8 16, तो यहां पर प्रोटॉन कितने हैं सर, 8 + 8 + 6, ये लिखा मैंने 8 + 8 + 6, तो 8 और 8 कितना होता है 16, और 16 और 6 कितना हो गया 22। तो यहां पर प्रोटॉन कितने हैं सर, 22 प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो 22 इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होंगे। सिंपल सी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं सर वाटर मॉलिक्यूल की, ठीक है। तो ये लिखा मैंने H और ये O, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 8। तो प्रोटॉन कितने हैं सर, 10 हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे सर, 10 होंगे, क्योंकि ये अपना न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो इलेक्ट्रॉन भी यहां पर कितने होंगे सर, 10% होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही है। ये मैंने 12 लिख दिया यहाँ पर यार, देख रुक जा, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, 6 8 8 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 है ना, ये 12 कैसे लिख दिया मैंने, गलती से 12 लिख दिया, ठीक है, तो ये अपना 22 है। मैं उम्मीद करता हूं बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटॉन निकालना तो बिल्कुल आसान है। प्रोटॉन कैसे निकालते हैं सर, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर न्यूट्रल एटम या न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो प्रोटॉन के बराबर होता है क्या, यस सर। तो ये अपने न्यूट्रल एटम थे, ये अपने न्यूट्रल मॉलिक्यूल थे, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं सर, बिल्कुल आसान, यस सर, सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। आप में से एक दो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि जो आप लिखते हो ना सर उसको मिटा देते हो, तो यहाँ पर मैं वापस ये लिख देता हूँ इसको, ये 6 ये 8 ये 8, ठीक है, तो ये मैंने कैलकुलेट किए, तब जाके मैंने ये 22 लिखा हुआ है। यहाँ पर ध्यान से देख, HO, तो 1 1 और ये 8, इनको मैंने कैलकुलेट किया, एटॉमिक नंबर को मैंने कैलकुलेट किया, तब जाके मैंने यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के बाद मैं बोल सकता हूं कि अगर न्यूट्रल एटम है या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे क्या, यस सर, सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब अगली बात आती है कि अगर सर चार्ज्ड एटम हो या फिर चार्ज्ड मॉलिक्यूल हो तब क्या करें सर, तब क्या करें। न्यूट्रल का तो आपने बता दिया, न्यूट्रल एटम हो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो तब क्या करें, वो तो आपने बता दिया। अगर एटम चार्ज्ड हो, उसकी खोपड़ी में कोई चार्ज हो, या फिर कोई मॉलिक्यूल जिसमें खोपड़ी में चार्ज लगा हो, तो वहां पर अपन कैसे इलेक्ट्रॉन को निकालें। तो ध्यान से देख यार, जैसे यहां पर देख, ये सोडियम का आयन लिखा हुआ है, खोपड़ी में चार्ज है क्या, यस सर, कितना है सर, +1 लिखा हुआ है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं करना भाई। ध्यान से देख, इलेक्ट्रॉन में कैसे निकालूंगा, एटॉमिक नंबर कितना है सर, 11 है, यस सर। अब इसका उल्टा करके लिख दे, उल्टा करके लिख दे, खोपड़ी में +1 लिखा हुआ था तो यहाँ पर मैंने -1 लिख दिया, यस सर, तो ये कितना आ गया सर, 10 आ गया। यानी यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। प्रोटॉन में कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ज खोपड़ी में प्रेजेंट हो ना, उससे प्रोटॉन में कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोटॉन अभी भी यहाँ पर कितने होंगे सर, 11 प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे। ये जो फर्क पड़ रहा है चार्ज से, वो इलेक्ट्रॉन में फर्क पड़ता है, यस सर। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ रही है। इसकी बात करें अगर अपन, तो एक बोरोन का एटम, यस सर, 3 अपने ऑक्सीजन के एटम, ये मैंने 3 ऑक्सीजन के एटम लिख दिए, ठीक है सर। यहाँ पर -3 लिखा हुआ था खोपड़ी में, तो मैं +3 करूंगा, बिल्कुल अपोजिट करके लिखता हूं मैं, +3 लिख दिया मैंने, ठीक है। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, ऑक्सीजन का 8 और ये 8 और ये 8, तो 8 और 8 16, 16 और 8 24 और 24 और 5 29 और 3 32, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए सर, 32 इलेक्ट्रॉन हो गए। सिंपल सी बात है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ रही है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देख, 2 कार्बन के एटम है, एक कार्बन का एटम दूसरा कार्बन का एटम, ठीक है सर। एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है सर, यस सर 6 होता है। खोपड़ी में चार्ज -2 था तो +2 मैंने लिख दिया, यस सर। 6 और 6 12 और 12 और 2 14, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सर, 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ रही है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देख, एक सल्फर का एटम, 3 ऑक्सीजन के एटम, यस सर,
-2 था तो +2 लिख दिया मैंने, ठीक है। सल्फर का एटॉमिक नंबर सर 16 होता है, ऑक्सीजन का 8, ऑक्सीजन का 8, ऑक्सीजन का 8, ठीक है सर। तो 8 और 8 कितना हो गया सर, 16 हो गया, 16 और 16 32 हो गया, 32 और 8 कितना हो गया सर, 40 हो गया, और 40 और 2 कितना हो गया सर, 42 हो गया। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, और उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई। तो आज के बाद प्रोटॉन निकालना आ गया, इलेक्ट्रॉन निकालना आ गया, चाहे न्यूट्रल एटम हो या चार्ज्ड एटम हो, चाहे न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो या चार्ज्ड मॉलिक्यूल हो, इलेक्ट्रॉन निकालना आता है मुझे, प्रोटॉन निकालना आता है मुझे। प्रोटॉन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, खोपड़ी में चार्ज प्रेजेंट होगा, उससे प्रोटॉन में कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है सर इलेक्ट्रॉन में, वो निकालना भी अपने को आ गया। कोई दिक्कत, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, बिल्कुल आसानी से चल रहे हैं। और इसी पेस के साथ, इसी फ्लो के साथ पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। और इस तरीके से तैयार होगा ना कि भाई आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, आपका हर क्वेश्चन लग जाएगा बिल्कुल चुटकियों में, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अगला सब एटॉमिक पार्टिकल आया सर न्यूट्रॉन, ठीक है। तो न्यूट्रॉन अपन कैसे निकालेंगे, ध्यान से देख। ऊपर क्या होता है सर, मास नंबर होता है, मास नंबर को अपन ए से लिखते हैं। नीचे क्या होता है सर, एटॉमिक नंबर होता है, उसको अपन जेड से लिखते हैं, यस सर। तो अगर तूने मास नंबर को एटॉमिक नंबर से माइनस कर दिया ना, तो तेरा आ जाएगा न्यूट्रॉन, मतलब मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, वो होता है अपना न्यूट्रॉन, यस सर। तो बात समझ में आ गई, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं बात उम्मीद करता हूं समझ में आ गई। जैसे मैं बात करता हूं ऑक्सीजन के एटम की, यहां पर मुझे अगर न्यूट्रॉन निकालना है तो न्यूट्रॉन कैसे निकालूंगा सर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ये आ गया मेरा न्यूट्रॉन। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी बात करूं अगर मैं, ध्यान से देख, न्यूट्रॉन कैसे निकालूंगा सर, मास नंबर कितना है सर, 23 है, माइनस एटॉमिक नंबर कितना है सर, 11 है। यहां पर भी चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर भी चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर तेरा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो आज के बाद इलेक्ट्रॉन निकालना आता है, प्रोटॉन निकालना आता है, न्यूट्रॉन निकालना आता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब बात करते हैं सर न्यूक्लियॉन। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बता दो, न्यूक्लियॉन्स कितने हैं वो बता दो। अब मुझे पता ही नहीं है कि न्यूक्लियॉन्स होते क्या है, तो मैं कैसे निकालूंगा, ठीक है। तो आज के बाद ध्यान रखना, न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट है। सर न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, प्रोटॉन निकालना आता है, न्यूट्रॉन निकालना आता है, इन दोनों को कैलकुलेट कर लूंगा, प्लस कर लूंगा, तो न्यूक्लियॉन्स आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान, यस सर। तो यहां पर ध्यान से देख, प्रोटॉन कितने हैं सर, 8 हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं सर, 16 माइनस 8 यानी 8, तो 8 प्लस 8 ये अपना क्या आ जाएगा, न्यूक्लियॉन आ जाएंगे। तो न्यूक्लियॉन कितने परसेंट है सर, 16% है। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस कुछ नहीं, ठीक है सर। इसकी अगर मैं बात करूं सर, प्रोटॉन कितने हैं सर, प्रोटॉन तो 11 हैं, न्यूट्रॉन अभी मैंने निकाले, न्यूट्रॉन कितने आए थे सर, 12 आए थे। तो न्यूक्लियॉन बता दे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी 11 प्लस 12 यानी कितना हो गया सर, 23 हो गया, 23 हो गया। ये यहाँ पर न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ रही है। बिल्कुल आसान खेल है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, बिल्कुल आसानी से हमने प्रोटॉन निकालना सीख लिया, इलेक्ट्रॉन निकालना सीख लिया, न्यूट्रॉन निकालना सीख लिया, एंड न्यूक्लियॉन्स निकालने भी हमको आ गए, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सर आइसो वाला खेल, आइसो वाला खेल, ठीक है सर। अब ध्यान से देख, आइसो वाले खेल में सबसे पहला खिलाड़ी आया आइसोटोप्स, आइसोटोप्स, ये लिख दिया मैंने आइसोटोप्स, ठीक है। आइसोटोप्स में उनको बोलूंगा ना जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो परंतु मास नंबर क्या हो सर, डिफरेंट हो। एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए परंतु मास नंबर क्या होना चाहिए सर, डिफरेंट होना चाहिए। जैसे मैंने बात करा हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की, तो यहां पर देख, ये अपना प्रोटियम है, ये अपना ड्यूट्रियम और ये अपना ट्रीटियम, ठीक है सर। यहां पर ध्यान से देख, एटॉमिक नंबर 1 यहां पर भी है, 1 यहां पर भी है, 1 यहां पर भी है, परंतु मास नंबर सर डिफरेंट हो गए, मास नंबर सर चेंज हो गए। तभी तो मैं बोल रहा हूं सर, सेम एटॉमिक नंबर परंतु डिफरेंट मास नंबर, इनको मैं बोलता हूं सर आइसोटोप्स, इनको मैं बोलता हूं आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं परंतु मास नंबर क्या होते हैं सर, डिफरेंट होते हैं। बात समझ में आ गई, यस सर। आगे बढ़ते हैं अपन। एक बात पता होनी चाहिए, ये ना सेम एलिमेंट के ही एटम्स होने चाहिए। ऐसा मत कर देना कि यहां पर तूने हाइड्रोजन का ले लिया, यहां पर तूने कार्बन का एटम ले लिया। सेम एलिमेंट के ही एटम्स होने चाहिए क्या, यस सर। तभी मैं आइसोटोप्स बोलूंगा क्या, यस सर। एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, मास नंबर डिफरेंट होना चाहिए क्या, यस सर। तो पूरा खेल हमको इस फ्लो के साथ ही तैयार करना है, ठीक है सर। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ रही है कि जो अपने आइसोटोप्स होते हैं वो एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं क्या, यस सर। उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है परंतु मास नंबर डिफरेंट होता है क्या, यस सर, यस सर। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ध्यान से देख, एक बात ध्यान से देख, यहां पर मैंने स्टार मार्क लगा रखा है, यानी हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम। तो यहां पर
नेचर में सबसे ज्यादा कौन प्रेजेंट होता है? तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा मोस्ट एबुंडेंस कौन है सर? प्रोटियम है। सबसे ज्यादा कौन प्रेजेंट होता है? प्रोटियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा इसकी प्रेजेंट है। आगे बढ़ते हैं अपन, इसकी बात करें अपन, ये अपने कार्बन के आइसोटोप्स हैं। यस सर, तो ध्यान से देख, एटॉमिक नंबर तो सेम है सर 6, और मास नंबर डिफरेंट हो रहा है, या एक जगह पे 12 है, एक जगह पे 13 और एक जगह पे 14, यानी एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, उनको आइसोटोप्स बोलूंगा। यस सर, ठीक है। और यहां पर इस वाले आइसोटोप की, कार्बन के इस वाले आइसोटोप की एबुंडेंस यानी इसकी नेचर में प्रेजेंस सबसे ज्यादा होती है, इसलिए यहां पर मैंने इसको स्टार मार्क से शो कर दिया। ठीक है, तो पहली लाइन समझ में आ गई? यस सर। दूसरी लाइन समझ में आ गई? यस सर। तो तीसरी लाइन में लिखा हुआ है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। यहां पर ना जो आइसोटोप्स होते हैं, ये बोल रहा है कि वहां पर प्रोटॉन भी सेम होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं। चेक कर लेते हैं, चल चेक कर लेते हैं, इन दोनों में चेक कर लेते हैं। ये दोनों आइसोटोप हैं। यस सर, तो यहां पर चेक कर लेते हैं, इस वाले में प्रोटॉन कितने हैं सर? प्रोटॉन तो 6 हैं। यहां पर भी प्रोटॉन कितने हैं सर? 6 हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देख, क्योंकि ये न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर। यस सर, तो इलेक्ट्रॉन वहां पर भी 6 और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन 6, यानी सर जो आइसोटोप्स होते हैं ना, वहां पर इलेक्ट्रॉन भी सेम, प्रोटॉन भी सेम। तो ये बात सही है क्या? यस सर, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। परंतु आगे लिखा हुआ है कि डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी न्यूट्रॉन्स यहां पर डिफरेंट नंबर के होते हैं क्या? चेक कर लेते हैं यार, चेक कर लेते हैं। यहां पर देख, न्यूट्रॉन कैसे निकालूंगा? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मतलब 12 माइनस 6, यानी यहां पर न्यूट्रॉन कितने आ गए सर? 6 आ गए। ठीक है, यहां पर अगर मुझे न्यूट्रॉन निकालना है तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यानी 13 माइनस 6, यानी यहां पर न्यूट्रॉन कितने आ गए? 7 आ गए। यस सर, जो स्टेटमेंट ऊपर लिखा हुआ था वो सही था। जो अपने आइसोटोप्स होते हैं ना, वहां पर प्रोटॉन सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, परंतु न्यूट्रॉन वहां पर डिफरेंट होते हैं। ये हमने यहां पर देख भी लिया, यानी ये जो स्टेटमेंट था ये भी सही है सर। यस सर, तो ये बात अपने को पता होनी चाहिए, आइसोटोप्स में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, परंतु डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। यस सर, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स भी यहाँ पर डिफरेंट नंबर के होते हैं। अरे मेरे भाई, कॉमन सेंस की बात है। न्यूक्लियॉन्स होता क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। सर न्यूट्रॉन अलग अलग आ रहे हैं तो भाई न्यूक्लियॉन भी तो अलग अलग आएंगे। यस सर, तो ये बात भी समझ में आ गई। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं सेम न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज सेम होगा क्या? यस सर, सेम न्यूक्लियर चार्ज होगा क्या? यस सर। तो यहां पर तेरे को एक बात ध्यान रखनी है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स और न्यूक्लियर चार्ज ये दोनों अपोजिट होते हैं। अगर यहां पर मैं डिफरेंट बोलूंगा तो यहां पर मैं सेम बोलूंगा, अगर यहां पर मैं सेम बोल देता तो यहां पर मुझे डिफरेंट बोलना होता। यस सर, मतलब अगर न्यूक्लियॉन्स अलग अलग प्रेजेंट होंगे, मतलब डिफरेंट आ रहे होंगे, तो वहां पर सेम न्यूक्लियर चार्ज होता है, और अगर न्यूक्लियॉन्स सेम प्रेजेंट होते तो वहां पर होता है डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, जहां पर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे वहां पर सेम न्यूक्लियर चार्ज बोलूंगा, और जहां पर सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे वहां पर डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज बोलूंगा। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं अपन, अब बात करते हैं अपन अगले आइसो के खिलाड़ी की, आइसो बार। तो यहां पर बिल्कुल उल्टा कर देना है। आइसोटोन में जो हमने बोला था, जो आइसोटोप्स में बोला था, वो बिल्कुल यहां पर खेल उल्टा हो जाएगा। वहां पर सेम एटॉमिक नंबर था, यहां पर सेम मास नंबर हो जाएगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो जाएगा। पूरा खेल उल्टा, पूरा खेल उल्टा। यस सर, तो ये बात मैंने यहां पर लिख दी, सेम मास नंबर परंतु डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है सर, देखो सर, मास नंबर तो सेम है परंतु एटॉमिक नंबर अलग अलग है क्या? यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु यहां पर देख, वहां पर हमने बोला था सर सेम एलिमेंट के एटम्स होने चाहिए। आइसोटोप्स में ना सेम एलिमेंट के एटम्स होने चाहिए, परंतु यहां पर हम क्या बोल रहे हैं? डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम होने चाहिए। ये देख सर, कार्बन का एटम है, ये देखो सर नाइट्रोजन का एटम है, यानी अलग अलग एलिमेंट के एटम होने चाहिए, तब जाके मैं आइसोबार बोलूंगा, तब जाके मैं आइसोबार बोलूंगा। यस सर, आगे बढ़ते हैं अपन। अब यहां पर लिखा हुआ है सर डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। यहां पर प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो या इलेक्ट्रॉन हो, सब अलग अलग नंबर के प्रेजेंट हैं। चेक करते हैं, यहां पर प्रोटॉन कितने हैं सर? 6 है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है तो इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन के बराबर, इलेक्ट्रॉन भी 6 कर दिया मैंने। न्यूट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो सर मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मतलब 14 माइनस 6, मतलब सर 8। तो ये मैंने यहां पर कार्बन का प्रोटॉन निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और न्यूट्रॉन निकाल दिया। अब इसकी निकालते हैं अपन। तो यहां पर देख, प्रोटॉन कितने हैं सर? 7 है। न्यूट्रल एटम है तो इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन के बराबर लिख दूं क्या? यस सर। 7 लिख दूं क्या? यस सर। न्यूट्रॉन बता, न्यूट्रॉन मतलब सर 14 माइनस 7 कर दो,
यानी 7 आ गया। यस सर। यहाँ प्रोटॉन 6 थे, यहाँ प्रोटॉन 7 आ गए, यानी प्रोटॉन तो अलग अलग आ रहे हैं। यस सर। यहाँ इलेक्ट्रॉन 6 थे, यहाँ इलेक्ट्रॉन 7 आ रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग आ रहे हैं क्या? यस सर। यहाँ न्यूट्रॉन 8 थे, यहाँ न्यूट्रॉन 7 आ रहे हैं। यानी आज के बाद समझ में आ गई बात कि जो आइसोबार होते हैं ना, वहां पर प्रोटॉन बोलो, न्यूट्रॉन बोलो या इलेक्ट्रॉन बोलो, सब अलग अलग प्रेजेंट होते हैं, मतलब सब डिफरेंट होते हैं, सबकी वैल्यूज डिफरेंट होती है। सिंपल सी बात है, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं अपन न्यूक्लियॉन्स की। तो ध्यान से देख, न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनका सम, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यहाँ पर प्रोटॉन कितने थे? 6 थे। न्यूट्रॉन कितने थे सर? 8 थे। तो 8 और 6 कितना हो गया? 14 हो गया। यानी यहाँ पर न्यूक्लियॉन्स कितने आ रहे हैं? 14 आ रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं अपन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करना है। यस सर। प्रोटॉन 7, यस सर। न्यूट्रॉन भी 7, यानी यहाँ पर भी 14 आ गया। यानी सर आज के बाद एक बात समझ में आ गई कि जो आइसोबार्स होते हैं ना, वहां पर सर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो डिफरेंट होते हैं, परंतु न्यूक्लियॉन्स सेम होते हैं, परंतु न्यूक्लियॉन्स सेम होते हैं। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ये वाला स्टेटमेंट भी समझ में आ गई बात, ठीक है। और अभी मैंने आपको बात बताई थी, अगर न्यूक्लियॉन्स सेम होंगे ना तो डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज होगा, डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज होगा। यहाँ पर अपने को अपोजिट बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सर डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज, और अगर डिफरेंट नंबर के न्यूक्लियॉन्स आते तो सेम न्यूक्लियर चार्ज हो जाता। यस सर। तो यहाँ पर अपने को ये अपोजिट करके बताना है, न्यूक्लियॉन्स और न्यूक्लियर चार्ज के बीच का खेल, ठीक है। तो ये बात हो गई सर आइसोबार की। आइसोटोप्स की जब हम बात कर रहे थे तो वो सेम एलिमेंट के ही एटम्स थे क्या? यस सर। परंतु जब हम आइसोबार की बात कर रहे थे, ये डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम है क्या? यस सर। जब हम आइसोटोप्स की बात कर रहे थे, वहां पर सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर था क्या? यस सर। जब हम आइसोबार की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सर सेम मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर है क्या? यस सर। जब हम सर आइसोटोप्स की बात कर रहे थे, वहां पर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आए थे, परंतु डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आए थे क्या? यस सर। तो जब हम बात करते हैं आइसोबार्स की, यहाँ पर डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आ रहा है। यस सर। जब हम आइसोटोप्स की बात कर रहे थे, वहां पर सर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आए थे, परंतु आइसोबार्स में सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आए क्या? यस सर। और न्यूक्लियॉन्स और न्यूक्लियर चार्ज में खेल उल्टा चलता है। बात समझ में आ गई? यस सर। तो पूरा खेल लेक्चर के साथ ही अपना क्लियर होते जा रहा है, कोई भी कंफ्यूजन अपने दिमाग में नहीं है। अब बात करते हैं अपन आगे। अब बात आती है सर आइसोटोन की। आइसोटोन, ठीक है सर। आइसोटोन, टोन टोन टोन, नाम से पता लग रहा है यहां पर ना सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसो मतलब सेम, टोन्स, टोन्स नाम से नहीं लग रहा, न्यूट्रॉन्स। यस सर। तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आज के बाद अगर न्यूट्रॉन्स सेम दिख जाए ना तो मैं बोल दूंगा ये अपने आइसोटोन्स हैं। यस सर। तो ध्यान से देख यार, यहां पर देख, न्यूट्रॉन अगर मुझे निकालना है तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है सर। तो यहां पर अगर मुझे न्यूट्रॉन निकालना है तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। कितना आ रहा है सर? 20 आ रहा है। यहाँ पर भी 20 आ रहा है, यानी सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। यस सर। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स मैं लूंगा ना वो डिफरेंट एटम के एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं, मतलब डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स। यहां पर देख पोटेशियम का एटम है, यहां पर देख कैल्शियम का एटम है। यस सर। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई। आज के बाद डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हो, उन वहां पर न्यूट्रॉन सेम आ रहे हो तो बोल देना ये अपने क्या है सर? आइसोटोन्स हैं। ये अपने क्या सर? आइसोटोन्स हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सर आइसोडाइफर्स की। आइसोडाइफर्स, तो आइसोडाइफर्स में अपने को ध्यान रखना है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन अगर तू करेगा और वो दोनों जगह सेम आ रहा होगा तो बोल देना ये अपने आइसोडाइफर्स हैं, ये अपने आइसोडाइफर्स हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूं, न्यूट्रॉन कितने हैं सर? 15 माइनस 7, न्यूट्रॉन कितने हो गए सर? 8 हो गए। और प्रोटॉन अगर मैं निकालूं तो प्रोटॉन कितने आ रहे हैं सर? 7 आ रहे हैं। तो प्रोटॉन को माइनस करना है न्यूट्रॉन से, मतलब n माइनस पी, यानी 8 माइनस 7। तो यहाँ पर कितना आ रहा है सर? 1 आ रहा है। अब इसकी बात करूं मैं, अगर न्यूट्रॉन यहां पर कितने हैं सर? मास नंबर कितना है? 17। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो ये कितना हो गया सर? 9 आ गया। अगर मुझे प्रोटॉन निकालना है तो प्रोटॉन तो डायरेक्टली दिख रहा है 8 है, ठीक है सर। तो अगर मुझे आइसोडाइफर्स पता करना है तो सेम नंबर ऑफ n माइनस पी होना चाहिए। यस सर। मतलब न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 8 है, प्रोटॉन
सॉरी न्यूट्रॉन 9 है, प्रोटॉन 8 है, तो 9 माइनस 8 कितना आ गया सर, 1 आ गया। यस सर, यहाँ पर भी 1 आ रहा था, यहाँ पर भी 1 आ रहा था, यानी यहाँ पर सेम नंबर ऑफ n माइनस पी आ रहा है क्या? यस सर, यानी मैं इनको आइसोडाइफर्स बोल दूं क्या? यस सर, आइसोडाइफर्स बोल दो। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मुझे आइसोटोप्स पता है, मुझे आइसोबार्स पता है, मुझे आइसो डाइफर्स पता है, मुझे आइसोटोन्स पता है। यस सर, तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको पूरी यहां तक समझ में आ रही है। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आसानी से हर खिलाड़ी यहां पर इसको समझ सकता है। अब बात करते हैं आगे, अब बात करते हैं सर आइसोस्टर्स की। ठीक है सर, तो यहां पर अभी तक बात चल रही थी सर एलिमेंट के एटम्स की, अभी तक जो बात चल रही थी एलिमेंट्स के एटम की बात चल रही है। यहां पर बात आ गई सर मॉलिक्यूल्स की, यहां पर बात आ गई सर मॉलिक्यूल्स की। तो ऐसे मॉलिक्यूल विच हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, तो एटम भी सेम नंबर के होने चाहिए और इलेक्ट्रॉन्स भी सेम नंबर के होने चाहिए, जब जाके मैं बोलूंगा आइसोस्टर्स। यस सर, तो यहां पर ध्यान से देख कितने एटम प्रेजेंट है सर, एक कार्बन का एटम है, 4 हाइड्रोजन के एटम है, टोटल सर 5 एटम प्रेजेंट है। यस सर, तो यहाँ पर भी 5 एटम होने चाहिए। तो एक नाइट्रोजन का एटम है, 4 हाइड्रोजन के एटम है, यहाँ पर भी सर 5 एटम प्रेजेंट है, यानी सेम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होने चाहिए। यस सर, तो साथ ही साथ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होने चाहिए क्या? यस सर, तो यहाँ पर अपन चेक कर लेते हैं कि क्या यहाँ पर दोनों पे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। यस सर, देख लेते हैं। तो एक कार्बन का एटम, 4 हाइड्रोजन के एटम, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 6। ठीक है, तो 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने आ गए सर? 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है सर, तो यहाँ पर भी चेक करते हैं कि क्या 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ध्यान से देख, n, यस सर, 4 हाइड्रोजन के एटम है क्या? यस सर, +1 लिखा हुआ तो -1 करना पड़ेगा क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ। यस सर, ठीक है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 1 1 1 1, तो 7 8 9 10 11 -1 10, तो यहां पर भी कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी सर एटम्स भी सेम नंबर के प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स भी सेम प्रेजेंट है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये अपने क्या सर आइसो स्टर्स हैं, ये अपने आइसो स्टर्स हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देख, यहाँ पर एटम कितने हैं? एक कार्बन का एटम और 2 ऑक्सीजन के एटम। यहाँ पर देख कितने एटम प्रेजेंट है? 2 नाइट्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है, यानी यहाँ पर भी 3 एटम प्रेजेंट है, यहाँ पर भी 3 एटम प्रेजेंट है, यानी एटम तो सेम है। और तुम अब इनमें इलेक्ट्रॉन निकाल के चेक कर लेना, इलेक्ट्रॉन्स भी दोनों में सेम आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी दोनों में सेम आएंगे, तो ये भी आपका क्या हो गया सर? आइसोस्टर्स का पेयर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ रही है। अब बात करते हैं अपन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की। नाम से ही पता लग रहा है, आइसो मतलब सेम और इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है सर, तो ये आपका एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। किसी भी दो स्पीसीज के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन सेम हो गए आज के बाद, तो बोल देना ये अपने आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये अपने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। यस सर, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ध्यान से देख, अगर मैं इसकी बात करूं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? 7 होता है, तो -3 लिखा हुआ था तो +3 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना आ गया सर? 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, -2 लिखा हुआ था, +2 करना पड़ेगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन 10 आ गए। यहाँ पर देख, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? 9 होता है, -1 लिखा हुआ था, +1 करना पड़ेगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन 10 आ गए। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, +1 लिखा हुआ था, -1 करना पड़ेगा, यहाँ पर भी अपना इलेक्ट्रॉन 10 आ गए। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, +2 लिखा हुआ था, -2 करना पड़ेगा, यहाँ पर भी अपने इलेक्ट्रॉन 10 आ गए। यानी ये सारे अपने क्या सर? ये सारे अपने क्या सर? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है क्या? यस सर, सिंपल सी बात है, ये तो नाम से ही पता लग रहा है, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स, सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब बात करते हैं इसकी, ये अपने मॉलिक्यूल्स हैं। ध्यान से देख, तो यहाँ पर मैंने लिया HHO, यहाँ पर मैंने लिया NHHH, यहाँ पर मैंने लिया CHHHH। ठीक है सर, चेक करते हैं कि क्या यहाँ पर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ध्यान से देख, एटॉमिक नंबर 1 1 और ये 8, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए सर? 10 हो गए। एटॉमिक नंबर 7 8 9 10, यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 हो गए। एटॉमिक नंबर 6 7 8 9 10, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए सर? 10 हो गए। यानी ये स्पीसीज भी आपकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं क्या? या यस सर हैं, यस सर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। बेंजीन, बेंजीन मतलब ये बनता है अपना बेंजीन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का खिलाड़ी बेंजीन, ये बना दिया मैंने बेंजीन। ये जो दिख रहे हैं ना कोपचे, ये होते हैं सर कार्बन, और कार्बन की वैलेंसी होती है सर 4। तो यहाँ पर ध्यान से देख यार, ये कार्बन, तो कार्बन के कितने बॉन्ड दिख रहे हैं सर? 3 दिख रहे हैं, यानी एक यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा क्या? यस सर। सिमिलरली हर जगह पे यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं क्या? यस सर। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या आ गया? C6H6, ये लिख दिया मैंने C6H6। ठीक है,
और ये होता है अपना इनऑर्गेनिक बेंजीन, इसको बोलते हैं बोराजीन। इसका फॉर्मूला होता है B3N3H6। और दोनों में अगर तुम निकाल के देखोगे, इलेक्ट्रॉन्स को, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम आते हैं। तो आज के बाद ध्यान रखना, बेंजीन एंड इनऑर्गेनिक बेंजीन आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, यस सर। अब ध्यान से देख यार, जब हम आइसोस्टेट्स पढ़ रहे थे ना, तो आइसोस्टेट्स में तब बोलूंगा जब सर एटम्स भी सेम होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे। यानी इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं क्या? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स तो सेम होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम हैं तो भाई मैं बोल सकता हूँ कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ये। यस सर। तो आज के बाद ध्यान रखना, जितने भी आइसोस्टेट्स होंगे वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे क्या? यस सर। जितने भी आइसोस्टेट्स होंगे क्या वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे क्या? यस सर, वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कॉमन सेंस से मैंने बोल दिया कि जितने भी आइसोस्टेट्स होंगे वो सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस कुछ नहीं। ठीक है सर। तो ये बात हो गई। हमने पढ़ा सर आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोडाइफर्स, आइसोस्टेट्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो पूरा खेल तैयार। और आप कोशिश करना कि इस लेक्चर के साथ ही, इस स्पेस के साथ ही, इस फ्रीक्वेंसी को मैच करते हुए पूरा खेल यहीं पर तैयार कर दो, ताकि सिर्फ अपने को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हो। और क्वेश्चन प्रैक्टिस तब इतने अच्छे तरीके से होगी ना, क्योंकि अपने कंसेप्ट अच्छे हो गए, कंसेप्ट अपने क्लियर हो गए। दिक्कत ये आती है, हमारे कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होते। तो कंसेप्ट जब क्लियर नहीं होते तो क्वेश्चन करने में भी हम अटक जाते हैं भाई। परंतु अब अपने कंसेप्ट इस तरीके से क्लियर होंगे, एनसीईआरटी का हर लाइन अपनी क्लियर होगी, कोई दिक्कत अपने को एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर किसी भी चैप्टर में, चाहे मैं आयोनिक इक्विलिब्रियम की बात करूं, आयोनिक इक्विलिब्रियम एक एवरेज लड़के को समझ ही नहीं आया आज तक। मतलब आपको भी फिजिकल केमिस्ट्री का जो हार्डेस्ट चैप्टर लगता होगा वो आयोनिक इक्विलिब्रियम ही होगा। परंतु जब मैं आपको पढ़ाऊंगा इस खिलाड़ी बैच के अंदर, एनसीईआरटी की हर लाइन, पूरे चैप्टर में 200 से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस, पूरा खेल आपका इस तरीके से तगड़ा हो जाएगा कि भाई आज तक जो चैप्टर समझ में नहीं आया वो आपका फेवरेट चैप्टर बन जाएगा। कोई फॉर्मूला रटना नहीं है, कुछ भी नहीं, सारा खेल पूरा कंसेप्चुअल पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है सर। अब अपन आगे अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये आया अपना एवरेज एटॉमिक वेट। एक कंसेप्ट यहाँ पर आता है एवरेज एटॉमिक वेट। ठीक है सर। अब यहाँ पर इसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, किस तरीके से खेलना है अपने को सब बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई क्वेश्चन आपका फंसने वाला नहीं है। अब ध्यान से देख, ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, एवरेज एटॉमिक वेट इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 अपॉन x1 प्लस x2। यहाँ पर जो x लिखा हुआ है वो तेरा रेशियो भी हो सकता है, वो तेरा परसेंटेज भी हो सकता है, और जो ये m1 m2 दे रखे हैं ये होता है अपना मास नंबर, यानी एटॉमिक मास। ठीक है सर। अब ध्यान से देख यार, तू कॉमन सेंस से सोच, ये तू है भाई, ये तू है, तू बिल्कुल पतला दुबला सा, तो ये तेरा दोस्त भाई, ये 160 केजी का, ये 160 केजी का, तू 30 केजी का, वो 160 केजी का। अगर किसी ने बोला कि इनके बीच का एवरेज निकाल दो, तो कॉमन सेंस की बात है भाई, एवरेज तो यही बीच में ही आएगा ना। एवरेज का मतलब होता है इनके बीच का भाई, एवरेज का मतलब होता है इनका बीच का। ठीक है सर। तो एक बात मुझे समझ में आ गई कि जो एवरेज होता है वो आंसर बीच में ही आता है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैंने लिखा हुआ है सर एवरेज एटॉमिक वेट, तो ये जो m1 है, ये जो m2 है, तो जो एवरेज एटॉमिक वेट आएगा वो इनके बीच का ही आएगा क्या? यस सर। वो इससे कम हो सकता है क्या? नहीं सर। वो इससे ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं सर। यानी जो एवरेज एटॉमिक वेट आने वाला है वो m1 एंड m2 के बीच का ही आंसर आएगा क्या? सिंपल सी बात है, एवरेज का मतलब ही ये होता है, एवरेज का मतलब ही ये होता है। ठीक है सर। तो इतनी बात समझ में आ गई क्या? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं अपन, ये बात तेरे को समझ में आ गई, ऑलवेज आंसर दो मॉलिक्यूलर मास के बीच का, यानी m1 एंड m2 के बीच का ही यहां पर आंसर आने वाला है। ठीक है सर। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देख, ये तेरा m1, ये तेरा m2। ठीक है सर। एक बात मुझे समझ में आ गई कि आंसर तो एवरेज एटॉमिक वेट का बीच में ही आएगा, इससे कम नहीं आ सकता, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। इतनी बात समझ में आ गई क्या? यस सर। क्योंकि एवरेज लिखा हुआ है, एवरेज बीच में ही आता है। यस सर। अब ध्यान से देख, अगर मैं इसका 50% ले लूं, इसका भी 50% ले लूं, यानी दोनों के बराबर रेशियो मैंने ले लिए, दोनों के मैंने बराबर रेशियो ले लिए, तो आंसर इनके जस्ट बीच का आएगा, आंसर इनके जस्ट बीच का आएगा। जैसे मैं मान के चलूं, ये 10, ये 12, इसका मास 10, इसका मास 12, तो आंसर इनके बीच का ही आएगा। इनका बीच का नंबर क्या है सर? 11 है क्या? 11 है क्या? यस सर। तो अगर इनका परसेंटेज सेम होगा, यानी इनका रेशियो सेम होगा, तो आंसर जस्ट बीच का आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट बीच का जो नंबर है। यस सर। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यस सर। तो वही बात यहां पर लिखी हुई है, ध्यान से देख, इफ परसेंटेज या फिर रेशियो अगर सेम होगा, m1 एंड m2 का परसेंटेज या रेशियो अगर सेम होगा, तो आंसर जो आएगा ना एवरेज एटॉमिक वेट का, वो
एग्जैक्ट बीच में आएगा, एग्जैक्ट बीच में, ठीक है सर, एग्जैक्ट बीच में, यहां बीच में, बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में, ठीक है सर। परंतु अगर रेशियो डिफरेंट हो, जैसे ध्यान से देख यार, रेशियो बराबर ना हो, रेशियो इनका अलग अलग हो, यानी परसेंटेज इनका बराबर ना हो, परसेंटेज इनका अलग अलग हो। जैसे अगर मैं बात करूं, मान ले इसका 20% है सर, इसका 80% है सर, तो ध्यान रहे बीच का नंबर क्या है, अगर ये 10 है, ये 12 है, बीच का नंबर क्या है सर, 11 है। ये तो तब आता जब दोनों का परसेंटेज सेम होता, 50-50%, परंतु अब परसेंटेज सेम नहीं है, तो भाई ये जो नंबर है ना, ये उस तरफ खिसक जाएगा जहां परसेंटेज ज्यादा है। तो ज्यादा परसेंटेज किसका है सर, इस वाले का है, यानी M2 का है 80%, यानी आंसर तेरा कहां पर आएगा सर, अब 11 और 12 के बीच में आएगा, अब 11 और 12 के बीच में आएगा। तो ध्यान रखना, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई, पूरा खेल आपको दिमाग में उतर चुका होगा। तो ध्यान से देख, ये बात यहां पर मैंने हिंदी में लिख दी आपके लिए, देसी लैंग्वेज में। इफ परसेंटेज रेशियो अगर सेम होगा, ठीक है सर, देन एग्जैक्ट बीच में, यस सर। परंतु अगर परसेंटेज या रेशियो दोनों का अलग अलग हो, डिफरेंट हो, सेम ना हो, तो हमको क्या करना है, जिसका परसेंटेज ज्यादा, यानी जिसका रेशियो ज्यादा, उसकी तरफ तेरा आंसर खिसक जाएगा, उसकी तरफ तेरा आंसर खिसक जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई, और बात अगर समझ में नहीं आई तो अब समझ में आ जाएगी। पहला क्वेश्चन यहां पर करते हैं अपन, दो आइसोटोप्स हैं, और आइसोटोप्स मतलब एटॉमिक नंबर सेम होंगे क्या, यस सर। मास नंबर ही तो डिफरेंट होंगे, यस सर, यानी ये लिखे हुए तेरे मास नंबर, यस सर, ये लिखे हुए यहां पर मास नंबर। तो एक का सर 18 है, एक का 20 है, ये मैंने लिखा सर M1, और ये लिखा मैंने M2। M1 कितना है सर, 18 है, और M2 कितना है सर, 20 है, ठीक है सर। और यहां पर पूछा गया तेरे को एवरेज एटॉमिक वेट। तो एक बात तो मुझे पता लग गई कि अगर एवरेज एटॉमिक वेट निकालना है तो परसेंटेज चाहे कुछ भी दे रखा हो, इससे कम तो आंसर नहीं आ सकता, इससे ज्यादा भी आंसर नहीं आ सकता, यानी ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, ठीक है सर। इसको कर रहा हूं मैं 17.6, ठीक है। अब ध्यान से देख यार, सर 18 से छोटा आंसर नहीं आ सकता, मतलब ये आंसर भी हो नहीं सकता, मतलब दो ऑप्शन तो मैंने ऐसे ही काट दिए, क्योंकि एवरेज का मतलब क्या होता है, इनके बीच का ही आंसर आना चाहिए, यस सर, ठीक है। तो ये 20 से ज्यादा हो गया, ये आंसर नहीं आ सकता। ये सर 18 से कम हो गया, ये आंसर नहीं आ सकता, यस सर। यानी आंसर या तो बी है या फिर सी है, यस सर, ठीक है सर। अब ध्यान से देख, अब यहां पर परसेंटेज देख, दोनों का बराबर दे रखा है, यानी आंसर एग्जैक्ट बीच में आएगा, एग्जैक्ट बीच में। और 18 और 20 का जो बीच का नंबर है, एग्जैक्ट बीच का नंबर कौन सा है भाई, कॉमन सेंस की बात है, बच्चे बच्चे को पता है यार, 19 है, यानी आंसर आ गया मेरा 19, आंसर आ गया मेरा 19। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई। तो आंसर आ गया तेरा 19, ठीक है सर। हमको ये समझ में नहीं आ रहा, हमको तो फॉर्मूले से ही करना है, हमको तो फॉर्मूले से ही करना है सर, हमको ये समझ में नहीं आ रहा, हमको ये बातें समझ में नहीं आती, हमारा दिमाग थोड़ा सा मोटा है सर। कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर देख, फॉर्मूले से अगर तेरे को करना है एवरेज एटॉमिक वेट, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर फॉर्मूला, एवरेज एटॉमिक वेट। तो फॉर्मूला क्या था सर, M1x1 प्लस M2x2 अपॉन x1 प्लस x2, यस सर। यहां पर देख 50-50% दे रखा है, अगर तेरे को रेशियो निकालना है, मतलब दोनों का रेशियो बराबर है, तो मैंने ले लिया सर 1:1, ठीक है सर। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं सर, M1 कितना है तेरा 18 है, तो 18 × 1 प्लस M2 कितना है 20 है, तो 20 × 1 अपॉन x1 प्लस x2, यानी 1 + 1, ये कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है सर। तो 20 और 18 कितना हो गया 38 हो गया, 2 से डिवाइड कर दे, आंसर तेरा आ गया 19। हमने भी तो 19 ही निकाला, यस सर। क्या फॉर्मूले में लगा के सॉल्व करेगा क्या, नहीं सर, देखते ही आंसर टिक कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान, यस सर। तो यहाँ पर फॉर्मूला अपने को यूज नहीं करना, मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूला कब यूज करना है, परंतु फॉर्मूला कब यूज नहीं करना वो बात भी अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आ गया तेरा ऑप्शन नंबर बी। फिर अपन आगे बढ़ते हैं सर, वापस से वही बात, दो आइसोटोप्स हैं, यानी सर एटॉमिक नंबर सेम होंगे, मास नंबर डिफरेंट होंगे, यस सर। तो मास नंबर यहाँ पर तेरे को दे रखे हैं, एक का 18 है, एक का 20 है, यस सर। अब ध्यान से देख यार, अभी पहले वाले क्वेश्चन में परसेंटेज सेम दे रखा था 50-50%, तो आंसर एग्जैक्ट बीच में आ गया था, परंतु अब यहां पर देख परसेंटेज अलग अलग दे रखा है, यस सर। तो अब देख खेल क्या होगा, बिल्कुल आसानी से समझते हैं। अब देख, ये मैंने लिखा सर M1, ये लिखा मैंने सर M2, ठीक है सर। M1 का मॉलिक्यूलर मास कितना है सर
18 और इसका कितना है सर 20। ठीक है सर, अगर इनका परसेंटेज 50% होता, दोनों बराबर परसेंटेज में अगर होते, दोनों बराबर रेशियो में होते, तो आंसर तेरा आ जाता सर 19। परंतु यहाँ पर दोनों का रेशियो अलग है, दोनों का परसेंटेज अलग है। एक तेरे को दे रखा है सर 20%, एक तेरे को दे रखा है सर 80%। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैंने आपको बताया था अगर इनका बीच का आंसर निकाला जाए, यानी इनका 50-50% होता, तो आंसर आता तेरा 19। यस सर, परंतु अब 19 नहीं आएगा। आंसर तेरा जिसका परसेंटेज ज्यादा है, जिसका पलड़ा भारी है ना, उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो आंसर तेरा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ज्यादा परसेंटेज दिख रहा है, तो आंसर तेरा आएगा 19 और 20 के बीच में। तो इतनी बात मुझे समझ में आ गई कि आंसर मेरा 19 और 20 के बीच में ही आने वाला है। यस सर, तो यहाँ पर देख 19.6 आ सकता है क्या? यस सर। भाई 22.6 आ सकता है क्या? नहीं भाई, 19 और 20 के बीच में ही आंसर आएगा। ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। 20 से ज्यादा आंसर नहीं आ सकता सर, 20 से ज्यादा आंसर नहीं आ सकता सर। तो मेरा खेल तैयार, ऑप्शन नंबर ए सही है क्या? यस सर, पूरा खेल तैयार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मेरे पास ऑप्शन ऐसे होते तो क्या करता? ध्यान से देख यार सर, जो आंसर आएगा वो 19 और 20 के बीच में आएगा। 19 और 20 के बीच में, वो 19 से छोटा नहीं हो सकता, वो 20 से बड़ा नहीं हो सकता। वो 19 हो सकता है क्या? नहीं भाई, वो 19 नहीं हो सकता। 19 तो तब होता ना जब परसेंटेज दोनों का सेम हो जाता। तो ये आंसर तो गलत है सर। सर वो 19 से छोटा नहीं हो सकता, सर वो 18.6 नहीं हो सकता, सर वो 20 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि आंसर 19 और 20 के बीच में आना है। सर वो 20 से बड़ा नहीं हो सकता, आंसर आ गया तेरा 19.6। सिंपल सी बात है। तो ऑप्शंस को अपन कैसे खेलेंगे, ये बात मुझे पता होनी चाहिए। अब यहां पर ध्यान से देख, अगर वो एनटीए वालों ने थोड़ा एक कदम आगे बढ़ के सोचा, उन्होंने बोला कि भाई ये तो खेलना सीख गए, इनको कैसा फंसाया जाए, तो उन्होंने यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा भयंकर बना दिए। हमको एक बात पता है कि आंसर तेरा 19 और 20 के बीच में आने वाला है। तो यहाँ पर देख, ये भी 19 और 20 के बीच का नंबर है, ये भी 19 और 20 के बीच का नंबर, ये भी 19 और 20 के बीच का नंबर, यानी ये आंसर तो हो नहीं सकता। यस सर, ये तो तब होता ना जब दोनों का परसेंटेज सेम होता, दोनों का रेशियो सेम होता। परंतु यहाँ पर इन्होंने खेल को थोड़ा और आगे लेवल पे ले गए, इन्होंने यहाँ पर ऑप्शंस के साथ खेल दिया। अब बताओ भाई, अब बताओ। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको फॉर्मूला तो पता है भाई, फॉर्मूला तो पता है, तो अब फॉर्मूला लगा दे। एवरेज एटॉमिक वेट इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन x1 प्लस x2। तो m1 कितना है? 18 इंटू x1। अब ध्यान से देख, x1 क्या लेगा तू? ध्यान से देख, यहां पर तू ना इनको डिवाइड कर दे। जैसे तूने लिखा 20 अपॉन 80, तो 20 एक कम 20, 20 चक्कू 80, तो 1:4 आ गया क्या? यस सर, यानी ये 1:4 मैंने निकाल दिया। यस सर, तो इस तरीके से अपन कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा 18 इंटू 1 प्लस 20 इंटू 4 अपॉन x1 प्लस x2, यानी 1 प्लस 4, ये आ गया तेरा 18 कम 18 प्लस 20 चक्कू कितना हो गया? 80 हो गया। यस सर, 4 और 1 5। ठीक है सर, तो ये हो गया तेरा 98 डिवाइड बाई 5। इसको सॉल्व करेगा तेरा आ जाएगा 19.6। तो अब तूने एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दी। यस सर, तो अगर तेरा कहीं ना कहीं जो ऑप्शन है वो 2-3 ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं, उन्होंने खेल एक कदम आगे बढ़ के सोच लिया, तो वहां पर भी तेरे को फॉर्मूला लगा के तो करना आता ही है, दिक्कत नहीं है। यस सर, परंतु अगर हम देखें नीट के पीवाईक्यू को, तो नीट के पीवाईक्यू में जो ऑप्शन रहते हैं ना भाई, वो ऐसे टाइप के ऑप्शन रहते हैं। ऐसा ऑप्शन तो कभी रहा ही नहीं। परंतु अगर वो ऐसा ऑप्शन भी बना दे जहां पर 2 से 3 ऑप्शन उनके बीच का आंसर आ रहा हो, जहां पर हमको फॉर्मूले से सॉल्व करना पड़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेना यार। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं किस तरीके से खेलना है क्वेश्चंस के अंदर, वो हमको समझ में आ गया। अब यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने एक अलग पैटर्न बना दिया क्वेश्चन का। कुछ भी नहीं किया इन्होंने, क्वेश्चन को थोड़ा सा पलट दिया। अभी तक ये क्या कर रहे थे सर, 2 मास थे, उनका रेशियो बता दिया या परसेंटेज बता दिया, और एवरेज एटॉमिक मास बताना था। यस सर, अब इन्होंने एवरेज एटॉमिक वेट तो दे दिया, इन्होंने 2 आइसोटोप्स के मॉलिक्यूलर मास भी बता दिए। अब ये बोल रहे हैं कि जो हेवियर आइसोटोप है, यानी जिस आइसोटोप का मास ज्यादा है ना, उसका परसेंटेज बता दो, वो कितना परसेंटेज होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम कितना परसेंटेज हो सकता है सर? 100% हो सकता है। यस सर, तो यहाँ पर हमसे जो पूछा गया है ना, हमसे इसका पूछा गया है हेवियर आइसोटोप का। तो जो हेवियर आइसोटोप का है ना, जिसका हमसे पूछा जाए, उसका हमको एक्स लेना है। यस सर, तो हेवियर वाले को मैं एक्स मान रहा हूँ। यस सर, x%। तो कहीं ना कहीं जो लाइटर वाला है, यानी ये वाला है जो, वो कितना हो गया सर? 100 माइनस एक्स। सिंपल सी बात है। अब वापस से फॉर्मूला लगा दे। एवरेज एटॉमिक वेट इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन x1 प्लस x2। यस सर, तो एवरेज एटॉमिक वेट हमको दे रखा है, कितना दे रखा है सर? 19.6। ये लिखा मैंने 19.6 इक्वल टू m1 कितना है सर? 18 है, इंटू x1 मतलब 18, मतलब लाइटर आइसोटोप का
परसेंटेज, तो लाइटर आइसोटोप का परसेंटेज कितना है 100 माइनस एक्स, तो ये लिखा मैंने 100 माइनस एक्स प्लस M2 कितना है 20, इसका परसेंटेज कितना है सर x है 20x डिवाइड बाई x1 प्लस x2। तो ध्यान से देख यार, x1 प्लस x2 मतलब x प्लस 100 माइनस एक्स, तो ये कट गया तो ये 100 ही तो होगा, मतलब ओवरऑल परसेंटेज कितना होगा सर 100 ही होगा, कॉमन सेंस की बात है, तो यहाँ तो 100 ही लिखने हैं अपने को, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर, 19.6 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा तेरा 1960, मतलब 1960 इक्वल टू 18, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया तेरा 1800 माइनस 18x फिर प्लस 20x माइनस 18x प्लस 20x, तो यहां से कितना बचेगा प्लस 2x बचेगा क्या, यस सर, ये लिख दिया मैंने प्लस 2x, ये 1800 इससे माइनस करना है, तो ये तेरा आ जाएगा सर 1960 माइनस 1800 इक्वल टू 2x, यस सर, तो ये तेरा आ जाएगा सर 160 इक्वल टू 2x, यस सर, x इक्वल टू 160 बट्टे 2, तो ये तेरा आ गया सर 80%। तो जो हैवियर आइसोटोप था उसका मुझे परसेंट पता लग गया, तो लाइटर आइसोटोप का कितना होगा सर 100 माइनस 80, तो लाइटर आइसोटोप का पूछता तो 20% आ जाता, परंतु यहाँ पर इन्होंने हैवियर आइसोटोप का परसेंटेज पूछा हुआ था तो वो 80% आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई। तो आज के बाद एवरेज एटॉमिक वेट का कंसेप्ट तैयार, एवरेज एटॉमिक वेट के अंदर कोई भी क्वेश्चन अपने को सता नहीं सकता, हम बिल्कुल बिना पैन लगाए हुए भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, यस सर। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर एक अलग कंसेप्ट आया, परसेंटेज चेंज इन एटॉमिक वेट, परसेंटेज चेंज इन एटॉमिक वेट, ठीक है। अब ध्यान से देख यार, यहाँ पर जब परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन आएगा, परसेंटेज इंक्रीज हो परसेंटेज डिक्रीज हो, इनको बोलते हैं परसेंटेज चेंज वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन एटॉमिक वेट, ये लिख दिया मैंने परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज वाला जब क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो यहाँ पर तेरे को एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, न्यू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन माइनस ओल्ड प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अपॉन ओल्ड प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इनटू 100। सर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं आ रहा, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं आ रहा, अरे मेरे भाई यहाँ पर अपन एटॉमिक वेट की बात कर रहे हैं, यानी मास नंबर की बात कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में हमने एक बात देखी थी कि जब हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो सर इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनका जो मास है वो तो वही बहुत कम है, इनके कंपेयर में तो बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, तो इलेक्ट्रॉन का मास अपन यहाँ पर लेते ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इलेक्ट्रॉन डबल हो गए आधे हो गए कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब ही नहीं है। हमको बस एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, परसेंटेज चेंज इक्वल टू ओल्ड प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन माइनस न्यू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन माइनस ओल्ड प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अपन ओल्ड प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इनटू 100। अब कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा ध्यान से देख, यहां पर इन्होंने ऑक्सीजन का एटम ले लिया, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 मास नंबर 16 होता है, यस सर। अब इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन का मास डबल कर दो, अरे सर हमको एक बात पता है इलेक्ट्रॉन से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो इसको तो तुम पढ़ना ही मत, इसको पढ़ना ही मत, इलेक्ट्रॉन से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये चाहे डबल हो जाए आधा हो जाए 4 गुना बढ़ जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रॉन को तो देखना ही मत, ठीक है। हमारा काम है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से, ठीक है सर। तो यहां पर बोल रहे हैं कि प्रोटॉन का मास डबल हो गया, यस सर, एंड न्यूट्रॉन का मास आधा हो गया, यस सर। तो फिर कैलकुलेट करो परसेंटेज इंक्रीज इन एटॉमिक वेट, कितना एटॉमिक वेट इंक्रीज हुआ, यस सर, परसेंटेज बताओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देख। ये मैंने लिया सर ऑक्सीजन का एटम, एटॉमिक नंबर 8 मास नंबर 16, ठीक है सर। अब ध्यान से देख, प्रोटॉन यहां पर कितने हैं सर 8 है, और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे सर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन भी कितने सर 8 है, तो जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन। और एक बात मुझे पता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो तो लगभग बराबर होता है 1 AMU के बराबर, यस सर। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया सर प्रोटॉन का मास कितना 8 AMU और न्यूट्रॉन का कितना सर 8 AMU, सिंपल सी बात है यार, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि प्रोटॉन का मास डबल कर दो, यानी इसको कितना कर दूं मैं 16 कर दूं क्या, यस सर। और जो न्यूट्रॉन है उसका मास आधा कर दो, तो इसको मैं 4 कर दूं क्या, यस सर, सिंपल सी बात है यार। अब फॉर्मूले में डाल दे परसेंटेज चेंज इक्वल टू न्यू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यू वाले ये है ना, न्यू वाले ये है ना, यस सर। तो 16 प्लस 4 माइनस ओल्ड प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मतलब 8 प्लस 8 यानी 16 डिवाइड बाई ओल्ड प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी 16 इनटू 100 कर दिया, यस सर। अब देख
16 प्लस 4 20 माइनस 16 अपॉन 16 इंटू 100। ठीक है सर, 20 में से 16 गया, 4/16 इंटू 100। यस सर, 4 एकम 4, 4 चक्कू 16, 4 1 जा 4, तो 4 25 जा 100, तो ये आ गया तेरा 25%। तो यहाँ पर 25% इंक्रीज हुआ है, 25% इंक्रीज हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ बात बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन अपन इस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। कोई दिक्कत अपने को परसेंटेज चेंज इन एटॉमिक वेट वाले क्वेश्चन में भी नहीं आने वाली। अब मैं आपको क्या करूंगा, लेक्चर नंबर 1 में ये बेसिक बातें हमने जान ली और यही अपने को यूज में आने वाली है पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब जितना भी मैंने आपको ये पढ़ाया ना, ये आपको यहाँ पर क्लास के साथ ही पूरा समझ में आ गया। अब आपको बस एक बार जल्दी से इसको रिवाइज करना है। रिवाइज जब आप कर लोगे तो लेक्चर 2 के लिए आप तैयार हो जाओगे, क्योंकि लेक्चर 2 में थोड़ी अपन बिल्कुल पुरानी बातें करने वाले हैं। रदरफोर्ड के मॉडल को देखेंगे। रदरफोर्ड का मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पूरा एनसीईआरटी चार्ट जाएंगे, एनसीईआरटी का पूरा खेल देखेंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पूरा कंसेप्चुअल तरीके से पूरा रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं अगले लेक्चर में। तो ये बिल्कुल बेसिक बातें अपन ने आज के लेक्चर में कवर करी। मैं उम्मीद करता हूँ पूरा खेल आपको आज के लेक्चर का समझ में आ गया होगा। अब इस लेक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, वो क्वेश्चंस आपको खुद से सॉल्व करने हैं और उसका वीडियो सॉल्यूशन मैं आज रात को आपको दे दूंगा। तो आपका पूरा लेक्चर 1 तैयार, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं वो सारे तैयार। तो इस तरीके से अपन आगे बढ़ेंगे। तो 10 तारीख से पहले, अभी जो 10 तारीख आ रही है जून की, उससे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर अपना पूरा तैयार हो जाएगा। टोटल यहाँ पर 5 से 6 लेक्चर में ये तैयार होने वाला है। अगला लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा और उससे बाद वाला लेक्चर और बड़ा होगा, क्योंकि ये बेसिक लेक्चर था। यहाँ पर जितने भी चीजें अपने को पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर में यूज में आने वाली वो सारी बेसिक चीजें हमने यहाँ पर कवर कर ली। तो मैं उम्मीद करता हूँ पूरा लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी कैसा लगा लेक्चर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर 2 में खिलाड़ी बैच में। और अगर आपने खिलाड़ी बैच अभी तक परचेज नहीं किया है तो जल्दी से परचेज कर लो, क्योंकि बहुत कम अमाउंट में यार, जितने में 2 मूवी के टिकट आते हैं उतने में आपको फिजिकल केमिस्ट्री में पूरी महारत हासिल कराने वाला हूँ।